पीएम मोदी एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मिशन पर निकलने जा रहे हैं। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाली ये यात्रा उनके अब तक के कार्यकाल की सबसे लंबी विदेश यात्रा होगी। इस दौरे के तहत वो 5 देशों का भ्रमण करेंगे, जिसमें अफ्रीका, कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख राष्ट्र शामिल हैं। इस यात्रा का मकसद भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करना, रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाना और डिजिटल और आर्थिक मोर्चों पर नए समझौतों की नींव रखना है। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले सियासत भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि अक्सर यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वो मणिपुर की स्थिति, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम लाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों समेत 4 मुद्दों से भाग रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन मुद्दों को पीएम मोदी के इन दौरों से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। जिन मुद्दों को उठाकर पीएम मोदी पर निशाना साधा जा रहा है, उन मुद्दों को लेकर कई बार बहस और खुद सरकार की तरफ से बयान भी जारी हुए हैं। तो ऐसे में दौरे से ठीक पहले ये सवाल उठाना कितना सही है, इन पर हम एक पैनल होगा मेरे साथ, जिनमें विपक्ष के पहलू को भी जानने की कोशिश करेंगे। विपक्ष आखिर ये सवाल क्यों उठा रहा है, दूसरा इन सवालों के क्या जवाब होने चाहिए, साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात ये कि इन दौरों के मायने क्या हैं, महत्व क्या है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 जुलाई से 5 देशों का दौरा शुरू होने जा रहा है। ये दौरा 9 जुलाई तक चलेगा। इस एक सप्ताह की यात्रा के दौरान पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नाम्बिया की यात्रा करेंगे। 2 महाद्वीपों को कवर करने वाली इस विदेश यात्रा का मुख्य मकसद भारत के रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना है। पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा की शुरुआत घाना से शुरू होगी, जहां वे 2 और 3 जुलाई को वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। भारत और घाना के बीच लंबे समय से व्यापारिक और राजनीतिक संबंध है। 4 जुलाई को पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा करेंगे। ये देश भारत से गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव रखता है, क्योंकि यहाँ 40 से 45 आबादी भारतीय मूल की है। इस यात्रा के दौरान भारत के यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम के विस्तार पर भी चर्चा होगी, जिसे त्रिनिदाद ने कैरेबियन से सबसे पहले अपनाया है। त्रिनिदाद के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना जाएंगे, जहां भारत ने अब तक $1.2 बिलियन का निवेश किया है। यहां उसकी चर्चा का फोकस आर्थिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, खनिज, ऊर्जा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर रहेगा। प्रधानमंत्री की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ब्राजील है। यहाँ प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। सम्मेलन 6 से 7 जुलाई के बीच आयोजित होगा। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि पीएम मोदी अहम मुद्दों से भाग रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से जहां इन देशों के साथ भारत के संबंधों को नई उड़ान मिलेगी, तो वहीं भारत के कूटनीति का भी डंका देखने को मिलेगा। लेकिन इस दौरे से पहले सियासत के नए चैप्टर की शुरुआत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आइए इसको समझते हैं। बहुत बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंशु जोशी हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं। इसी तरह देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं आकाश जिंदल जी, आप सुनते रहते हैं उनको, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अशोक सज्जनहार जी बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं, अशोक जी भी मेरे साथ इस पैनल पर मौजूद हैं। अशोक जी आपका स्वागत है, डॉक्टर अंशु आपका स्वागत है, आकाश जी आपका स्वागत है। डॉक्टर अंशु, लेडीज़ फर्स्ट, मुझे बताएं कि ये जो यात्रा है सबसे लंबी राजनयिक यात्रा है। विपक्ष कह रहा है जब भी जाते हैं 4-5 देशों की यात्रा पर जाते हैं। पहले तो इसका इम्पोर्टेंस आप थोड़ा सा बताएं। प्रवीण जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा हमारे प्रधानमंत्री की होने वाली है, जिसमें वो लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और अफ्रीका के जो ये 5 कुल मिलाकर के देश हैं, इनकी यात्राएं करने वाले हैं। तो चाहे हम बहुपक्षीय मंचों से ग्लोबल साउथ की आवाज को मुखर करने का उद्देश्य लेकर के बात करें, या फिर हम भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की बात करें, हर लिहाज से ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो पड़ाव हमारे प्रधानमंत्री जी का घाना में रहने वाला है, और घाना में कई दशकों
दशकों में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ये यात्रा कर रहे हैं। और अभी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने और मोदी जी ने अफ्रीकन देशों का समिट 2015 में साथ में दोनों ही साथ में शामिल हुए थे इसमें। तो यदि हम नीतिगत दृष्टि से देखें तो वर्तमान जो घाना की सरकार है वो भारत के साथ, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हो या डिफेंस कोलैबोरेशन हो, इसमें अपना सहयोग बढ़ाने के लिए हमें बहुत उत्सुक दिखाई पड़ती है। तो महत्वपूर्ण पड़ाव है, अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है। फिर इसके बाद ट्रिनिदाद एंड टबैको की और यदि हम नजर डालें तो भारत और ट्रिनिदाद एंड टबैको के बहुत वर्षों पुराने सांस्कृतिक संबंध है, क्योंकि अभी के जब हम वर्तमान यहाँ के प्रधानाध्यक्ष को देखते हैं तो वो भी बिसेसर जी जो है वो भारत का उनका मूल है। और यहाँ पर एक बहुत मजबूत भारतीय डायस्पोरा ट्रिनिदाद एंड टबैको में हमें नजर आता है। एक कैरेबियन देश है, तो यहाँ पर चाहे आप यूपीआई को स्थापित करने की दृष्टि से देखें, फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दृष्टि से देखें, डिफेंस कोलैबोरेशन की दृष्टि से देखें, क्रिटिकल मिनरल्स की दृष्टि से देखें, कल्चरल एक्सचेंजेस की दृष्टि से देखें, तो ये पड़ाव भी बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। इसके बाद अर्जेंटीना जाने वाले हैं। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की एक बहुत प्रमुख कंट्री है, लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज में से एक है। यहाँ पर लिथियम के प्रचुर भंडार हैं। तो भारत जब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करता है, भारत जब अपने सोलर अलायंस की बात करता है, भारत जब नवीकरणीय ऊर्जा को एक अलग दिशा में ले जाने की बात करता है, तो यहाँ भारत अर्जेंटीना के द्विपक्षीय सहयोग बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए फूड सिक्योरिटी, ग्रीन सिक्योरिटी, क्लाइमेट जस्टिस, इन सबको लेकर के जी बहुत सारे मुद्दे हैं और इसमें इकोनॉमिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आकाश जी से उस पर बात करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं अपने आप को, बहुत ही सीनियर एम्बेसडर हैं मेरे साथ सज्जनहार जी। तो सर मुझे ये बताएं आप कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से अभी आप इस यात्रा का आकलन कैसे करते हैं, इन देशों के महत्व को कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पर वर्तमान जियोपॉलिटिक्स को हम देखें जब भारत बड़ी बड़ी ताकतों के बीच में दौड़ रहा है, खींच रहे हैं हमको, हमारे साथ भी रहना चाहते हैं, हमको झुकाना भी चाहते हैं, हमारे मित्र भी दिखाई देते हैं और पर्दे के पीछे से हमारे दुश्मन भी बने दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी ताकतें। ऐसे वर्तमान दौर में इस यात्रा का महत्व थोड़ा आप बताएं। जी बहुत धन्यवाद प्रवीण जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए पहले डॉक्टर अंशु जोशी ने बड़ी अच्छी तरीके से इस यात्रा का महत्व बताया है। 5 देशों में जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री और हर तरीके से, चाहे वो देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए या इकोनॉमिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर देखा जाए या रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, हर क्षेत्र में मैं कहूँगा ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी देशों के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, इनको और आगे ले जाना है। जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है 2014 में, तब से देखिए हमने ये नहीं कहा है जो केवल हम बड़े बड़े देशों के साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ अपने संबंधों को हम अग्रसर करेंगे, उनमें तेजी लाएंगे, उनमें और ऊर्जा लाएंगे। हर छोटे क्षेत्र में आपको याद होगा जो जहां पर वो पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं या कैरिबियन नेशंस हैं, वहां भी प्रधानमंत्री जा चुके हैं, जिससे कि यूनाइटेड नेशंस में जब हमें कभी जरूरत पड़ती है तो ये सभी देशों का एक वोट होता है। तो इसीलिए इन देशों के पास जाना और इन देशों के साथ संबंध स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो इस यात्रा इस दौरे का जो देश होगा वो मैं कहूँगा ब्राजील होगा। और ब्राजील में ब्रिक्स के चेयरमैन हैं, ब्रिक्स की उसमें वो शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ना वहां पर राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, ना वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आ रहे हैं। वो कुछ अखबारों में तो ऐसा भी लिखा गया लगता है क्योंकि भारत को इतना महत्व दिया जा रहा है ब्राजील में, इसीलिए शी जिनपिंग ने कहा वो वहां पर नहीं आएंगे। तो इससे आपके देखने वाले, सुनने वालों, सभी दर्शकों को ये मालूम चल जाएगा जो कि हालांकि चीन एक बहुत बड़ी आर्थिक और मिलिट्री पावर हो, परंतु फिर भी उसमें कितनी इनसिक्योरिटी है भारत के बनिस्बत। अब अगले साल भारत बनने वाला है ब्रिक्स का चेयर, यहां पर हमारे पास आने वाली है। और मैं समझता हूं ब्रिक्स को अगर देखा जाए तो ये हालांकि उसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। सबसे पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो रूस में हुआ था, येकतरीनबुर्ग में, तो वहां से उसकी शुरुआत हुई। ये 17वां शिखर सम्मेलन है। परंतु मैं समझता हूं जो ये वाला शिखर सम्मेलन है और अगले साल जो भारत में होने वाला है, वो इस ब्रिक्स की
जो यात्रा है और इसका जो महत्व है उसको वो तय करेगा, क्योंकि आपके देखने सुनने वालों ने ये देखा होगा जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं तो उनकी नजर ब्रिक्स के ऊपर कुछ टेढ़ी ही है। वो कहते हैं जो ब्रिक्स तो बिल्कुल एकदम खत्म हो गया लगता है, परंतु पूरे विश्व में अगर आप देखते हैं तो सभी देश ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए लालायित हैं। मैं आपसे इस पर थोड़ा और समझूंगा। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक उठाया, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि इसमें ईरान, सऊदी अरब, यूएई, ये सब ऐसे देश हैं जिनके साथ में भारत के संबंधों पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी। और थोड़ा अमेरिका को तो बहुत सारी चीज़ें खटकती हैं, उनको ये ऐसा लगता है G7 के अलावा कुछ बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब तो इतने सार्क से लेके, क्वाड से लेके, बिम्स्टेक से लेके, ब्रिक्स से लेके, इतने संगठन या G20 से लेकर जिन्होंने ये बताया कि आपकी मोनोपोली नहीं चलेगी, इस मोनोपोली को तोड़ा है। हम जानते हैं आकाश जी कि इस पूरी दुनिया में भी ठीक वैसे ही जैसे हमारे समाज की व्यवस्था है ना, जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है। अब समझ में आता है अमेरिका इतने समय तक सिरमौर क्यों बना रहा, वो उसकी जागीरदारी, जमींदारी कैसे चलती रही, चीन ने कैसे उसको तोड़ा, उसने भी पैसा कमाया। क्या भारत अब पैसा कमाने की दौड़ में ही है और भारत जानता है कि असली ताकत मतलब हमारा व्यवसाय कैसा है वही है, और ये लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होना है? तो अभी जब तक लड़ाई झगड़े की स्थिति ना हो तब तक अपने आप को साध के रखो, तटस्थ रखो और अपनी माली हालत को और बेहतर करते रहो। उस लिहाज से ये यात्रा कैसी? डॉक्टर प्रवीण, आपके साथ शो करके यही आनंद आता है। और आज तो बहुत सज्जनहार साहब हमारे साथ है, बहुत अच्छी बात है। अंशु जी के साथ तो बहुत अच्छे पल बिताए हैं कई शोज में। आपने जो बात उठाई है, आज 1 जुलाई 2025, आप समझ ही रहे हैं मेरा इशारा, 1 जुलाई 2017 आपको याद होगी, तमाम टीवी चैनल्स पे यही चीज चल रही थी। मैंने खुद 14 शो किए थे उस दिन। जीएसटी 22 लाख करोड़, आप पैसे की बात कर रहे हैं, 22 लाख करोड़ का रिकॉर्ड हमने दुनिया को बना के दिखाया है एक साल में जीएसटी कलेक्शन में, जब 2017 में तमाम तरह की स्केप्टिसिज्म थी। और वो भी उस पीरियड में जब ग्लोबल स्लो डाउन रहा, ग्लोबल रिसेशन रही, कोरोना रहा, उस वो 8 साल लगा दीजिए, उस वो पीरियड रहा जब जीएसटी को तमाम तरह की दिक्कतें आई। अब एक साल का ये हमारा कलेक्शन है 22 लाख करोड़ का, जिसको दुनिया आज देख रही है, अचरज के साथ सलाम कर रही है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे कर ली। ये 2024-25 का डेटा है। और उसके बाद 2025 में आगे बढ़ते हैं तो अप्रैल 2025 2.37 लाख करोड़, मई 2025 2.01 लाख करोड़, लगातार हम रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। ये है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की जीत, जो आप इकोनॉमिक जीत कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन 5 कंट्रीज के साथ बहुत सी इकोनॉमिक टाइज हमारी बिल्ड होने वाली है। ब्रिक्स तो अपनी जगह है ही है, ब्रिक्स के अंदर जो हिंदुस्तान को मान सम्मान मिल रहा है वो अपनी जगह है ही है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपनी एक बहुत ही अलग से पोजीशन बना ली है ब्रिक्स के अंदर। ब्रिक्स याद होगा आपको कि महज एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की रिपोर्ट थी। ब्रिक्स क्या थी? एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने रिपोर्ट दी थी, ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर उसके अंदर एसएड हुआ, फिर वो ब्रिक्स बनी। अब उसके अंदर तमाम देश जुड़ते जा रहे हैं और किस तरीके से हिंदुस्तान का महत्व जो है उसके अंदर बढ़ता जा रहा है, सज्जनहार साहब ने ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन किया है। और वैसे भी आपने पैसे की बात की, अब पैसे में हमारे मुकाबले, मैं किसी घमंड से नहीं कह रहा हूँ, हमारे मुकाबले आज है कौन? सिंपल सा डेटा ले लीजिए, जनवरी टू मार्च 2025 7.4% जीडीपी ग्रोथ हमारे हिंदुस्तान की है, रिकॉर्डेड। जबकि ग्लोबल स्लो डाउन चरम सीमा पे था। ये वो वक्त था जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बातें हो रही थी, लगे उसके थोड़े बाद है। अब ऐसे में देख लीजिए, जापान जैसी इकोनॉमी इसी पीरियड में -0.2% जीडीपी ग्रोथ, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। अब आ जाइए अक्टूबर टू दिसंबर 2024, जर्मनी दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, हमसे बड़ी है। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ क्या रही? -0.2%। सितंबर और अक्टूबर 2024 यूके -0.1%। तो कहीं मुकाबला ही नहीं है हमारा। आसपास देखिए, कोई कहीं हमारे मुकाबले खड़ा ही नहीं हो रहा। लोग बात करते हैं महज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की, बात 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की नहीं है, बात उस स्पीड की है जिसके जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मैं सैल्यूट करूंगा, क्योंकि जो ग्लोबल रिलेशन उन्होंने बनाए हैं, क्योंकि मैं एक बिजनेस एक्सपर्ट हूं डॉक्टर प्रवीण, इसलिए आपको बता सकता हूं कि बिजनेस में अल्टीमेटली चाहिए होता है कंफर्ट, दिल की तसल्ली। जब एक राष्ट्राध्यक्ष जाता है जिससे ये कंफर्ट मिलता है कि हाँ, इस कंट्री में इन्वेस्ट किया जा सकता है, इस कंट्री के साथ टाई अप किए जाते हैं, तब जिसे कहते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या दिल की तसल्ली या रेपो, वो बनता है। इसीलिए
एफडीआई में भी आपको डेटा दूंगा, 10 साल में हमने रिकॉर्ड बनाए हैं। जी। आज ग्लोबल स्लोडाउन के टाइम जब बात हो रही है कि आपको global इतने economy आंकड़े मेमोराइज होते हैं कि सुनने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सचमुच में हम आंकड़ों के आधार पर कहाँ तरक्की कर रहे हैं वो तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। अच्छा लगता है सुन के। अशोक सर, आप मुझे सबसे पहले बताएं, दोस्त दुश्मन का फर्क वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब आम लोगों को भी ये समझ में आने लग गया है कि कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं, बस अपने पर्सनल हित होते हैं और टाइम बीइंग हम देखते हैं रिलेशन इधर के उधर होते रहते हैं। आज हमारी स्थिति और स्टैंड क्या आप देखते हैं? और ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन हो जिसमें रशिया और चाइना बहुत महत्वपूर्ण है, और वैसे रशिया हमारा बड़ा परंपरागत दोस्त रहा है और चीन हमारा परंपरागत दुश्मन होते हुए भी बहुत बड़ा अलाय है व्यवसाय के दृष्टिकोण से। आप वर्तमान जो ये सब फंसा हुआ है ना पेच, इनको कैसे थोड़ा दर्शकों को आसान भाषा में समझाएंगे? जी, बड़ी आसान भाषा में। देखिए, आपने बहुत ही ठीक जगह से शुरुआत की। कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, जो आपके नेशनल इंटरेस्ट हैं, राष्ट्रीय हित हैं। और हमारा राष्ट्रीय हित क्या है? हमारा राष्ट्रीय हित है जो हमको शांति चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। और हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके जो रहने की, आप ही बात कर रहे थे, या आकाश जी बात कर रहे थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, उनके लिए उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाए। हमारी ठीक है चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, परंतु फिर भी हमारी पर कैपिटा इनकम को अभी आगे चलने में और बहुत सारी हमारे लिए चुनौतियां हैं जो मैं गिनाना नहीं चाहता। तो हमको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, विकसित भारत 2047 को प्राप्त करने के लिए जो मेरी सहायता करेगा वो मेरा दोस्त है। और मैं इस अगर नजरिए से देखता हूं प्रवीण जी, तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया मेरे साथ दोस्त है, मेरे साथ लगी हुई है। यस। और कुछ देश हैं, जैसे आपने कहा, चीन है, पाकिस्तान है, किसी हद तक तुर्की, अजरबैजान, वहां पर चले गए। परंतु देखिए, पूरे जो विश्व के अगर प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, अगर उनसे जूझना है, अगर उनसे समझना है, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, टेररिज्म हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, किसी भी प्रकार की आप चुनौती देख लीजिएगा, भारत की पार्टिसिपेशन के बिना वो पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए आपने देखा होगा G7 में हमारे रिश्ते कनाडा के साथ, द्विपक्षीय रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे, परंतु फिर भी कनाडा को, भारत को बुलाना पड़ा, भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना पड़ा, क्योंकि जो भी विश्व की चुनौतियां हैं उसमें भारत का वहां पर, चाहे वो पीस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी प्रकार के। तो आपके प्रश्न के ऊपर आते हुए, जो मेरी सहायता करेगा, और मैं समझता हूं इसमें सबसे ज्यादा हमारी सहायता अगर हमको अचीव करना है विकसित भारत, तो वो अमेरिका है। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हमारी प्रेजेंस हो, इंडो पैसिफिक में हो, क्वाड में हो, हर जगह हो। और यूरोप है, सेंट्रल एशिया, आप पश्चिम एशिया के देशों को देख लीजिएगा, हमको ऊर्जा की जरूरत है, वहां से मिलती है। तो मैं ये कहूंगा जो पूरा विश्व हमारे साथ है, 2-4 देशों के अलावा। प्रवीण जी। डॉक्टर अंशु, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अशोक जी ने कही है, और वो इंटरेस्टिंग बात हालांकि वो अमेरिका के लिहाज से कहें या अन्य देशों के लिहाज से कहें, तुर्की का जब उन्होंने जिक्र किया तो मुझे यही समझ में आया, और मैं सोचता हूँ कि इस पर कभी और बहुत लंबी बात हो, कि जस्टिन ट्रूडो का ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी का हो, उनकी राजनीति हो या उनका निजी अहंकार हो, जो भी हो, वो पूरे कनाडा पर भारी पड़ रहा था। लेकिन हम पूरी दुनिया की सियासत को ऐसे ही देखते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं, उनकी पॉलिसीज, उनकी निजी समझ, उनका काम करने का तौर तरीका पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता है। इन इंडिविजुअल्स के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी के रिलेशंस, इनके साथ कैसे आकलन करेंगे? निश्चित तौर पर प्रवीण जी, किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वो उसके जो आधारभूत स्तंभ हैं और उसको उस समय कौन नायक किस तरह से लीड कर रहा है, इस पर डिपेंड करती है। लेकिन अपने प्रधानमंत्री की यदि मैं बात करूं तो आप देखिए कि तमाम जो देश है जहां की यात्रा कर रहे हैं, इनके प्रधानाध्यक्षों से हमारे प्रधानमंत्री के बड़े अच्छे संबंध हैं। और आप चाहे घाना को ले लें, ट्रिनिदाद एंड टबैगो को ले लें, नामीबिया को ले लें, अर्जेंटीना को ले लें, तो ये तमाम जो देश है, ब्राजील को ले लें, इन सभी के जो अभी जो प्रधान है उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री
के अच्छे संबंध है। और यदि ब्रिक्स समिट की बात करूं तो फिर हमने अभी बीते दिनों एससीओ के मंच से बात स्पष्ट कर दी, और मुझे लगता है चीन और रशिया को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि जहां पर हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कोई भी देश कोई बात करेगा तो हम फिर उस पर उंगली उठाने से भी नहीं चुकेंगे। हमने वहां के फाइनल डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया और हमारे रक्षा मंत्री वापस आ गए। तो ब्रिक्स का जो समिट है, इसमें जो हम देश भागीदारी कर रहे हैं, इसके जो सदस्य देश हैं, उसमें देखें तो जो नए देश जुड़े हैं, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान जुड़ा है, यूएई है, इंडोनेशिया है। तो बायलैटरली हमारे इन सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं और हमारे प्रधानमंत्री इन सभी प्रधानाध्यक्षों के साथ रिश्तों में सहजता बनाए रखते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई कटु अनुभव या कोई ऐसे नेगेटिव आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे। जी आकाश जी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल मैं चाहूंगा, क्योंकि आप आंकड़े तो काफ़ी बताते हैं और लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। अल्टीमेटली अभी आपको जो युवा सुन रहे हों, वो जब आज भी हम स्टार्टअप इंडिया बहुत पहले आया था, मैं उसके साथ जुड़ा भी रहा, बड़ा उत्साहित था, लेकिन वो रुका रुका सा लगता है। मेक इन इंडिया के लिए काम हो रहा है, लेकिन वो जो एकदम से दिखाई देना चाहिए ना ज़मीन पे रोजगार के स्तर पर, उसका इंतज़ार अब भी है। वर्तमान प्रयासों में आप इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ इंडिविजुअल लेवल पर उन लोगों की जो ज़मीन पर बहुत इंतज़ार कर रहे हैं उनकी भी हो के लिहाज से क्या बताना चाहेंगे कि रुको रुको देखो ऐसा होने वाला है अब इन यात्राओं के बाद? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा आपने डॉक्टर प्रवीण। प्यारा इसलिए कहूंगा, अभी डेटा आया है सोशल सिक्योरिटी। लगातार तमाम चैनल्स पे मुझसे पूछा जाता था कि जिंदल साहब आप बताइए सोशल सिक्योरिटी में हम कहाँ हैं। ग्लोबल डेटा कह रहा है, आज आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in, इस सोशल सिक्योरिटी में हम नंबर 2 पे आ रहे हैं वर्ल्ड पे। तो ये देखिए, हिंदुस्तान में जो डीबीटी स्टार्ट हुआ और तमाम तरह की स्कीम स्टार्ट हुई हमारे जो गरीब भाई बहनों के लिए, हमारे जो भाई बहनों के लिए जो पिछड़े एरियाज में हैं, चाहे लखपति दीदी योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, और रोजगार। प्रधानमंत्री साहब की यही खूबी है कि उन्हें पता था कि रोजगार कहां से आएगा जब हम मैन्युफैक्चरिंग में कंसंट्रेट करेंगे। और आज मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आप देखिए डिफेंस में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल एक्सपोर्ट्स में हम लगातार रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हम दुनिया में नंबर 1 है। तो कहीं ना कहीं रोजगार, और सबसे अच्छी बात है ये जो हिंदुस्तान की तरक्की है उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, लास्ट माइल पर्सन, जो मेरा भाई गांव के अंदर है, दूर दराज रिमोट एरिया में है, जो मेरी बहन कभी शिक्षा नहीं मिलती थी, उस बहन को आज वो बहन रोजगार, उसे अच्छा क्वालिटी रोजगार मिल रहा है अपने गांव के पास। ये आज हिंदुस्तान की अचीवमेंट है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आज आप देखिए तरक्की इतनी अच्छी हुई है। इसीलिए जैसे अशोक साहब कह रहे थे कि ब्रिक्स में इतना हमें सम्मान मिल रहा है, दूसरे देशों को दिक्कत आ रही है। ये सम्मान ग्लोबली प्रधानमंत्री के एफर्ट से ना सिर्फ उनको बल्कि हर हिंदुस्तानी को मिलता है। आपको छोटी सी बात कह रहा हूं, ये जो 22 लाख करोड़ का डेटा आया है जीएसटी कलेक्शन का 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, हालत ये हुई है कि आकाश जिंदल जैसा साधारण हिंदुस्तानी, मुझे तमाम ग्लोबल चैनल्स फोन कर रहे हैं, आधे घंटे का वक्त दे दो, 15 मिनट का वक्त दे दो, ये अचीवमेंट कैसे हुई है। तो ये हालत है कि हर हिंदुस्तानी को सम्मान मिल रहा है, जो हमारा डेटा है, जो हमारा ग्रोथ है। तो आज तो जो है बात ही ऐसी बन रही है कि गाना था ना, किस देश का यारो क्या कहना, वो वाली बात हो रही है। तो मुझे लगता है 5 देशों की यात्रा भी हमारे लिए व्यापार और सबसे इंपॉर्टेंट हर व्यक्ति के लिए रोजगार, हर हिंदुस्तानी के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये डेटा के बेस पे मैं कह रहा हूं, इस पे यही कहूंगा कि ऐसा ही हो, क्योंकि जब आकाश जी बोलते हैं तो एक बहुत सुनहरी सपनीली दुनिया में ले जाते हैं। और ये हम जानते हैं कि ये सपने वैसे नहीं जैसे रात में आते हैं, इनमें समय लगता है, ब्रिक बाय ब्रिक, और आपको एक एक पल का इस्तेमाल करते हुए, एक एक योजना का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। इमीडिएट नतीजे नहीं होते हैं, लेकिन अभी तक की जितनी भी योजनाओं के इन्वेस्टमेंट हैं, जो भी प्रयास हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं, वो निश्चित ही इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत उज्जवल हो, संभावनाओं से भरा हुआ हो। और वो हम ऐसे भी देखते हैं कि वर्तमान में हमारी स्थिति चाहे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हों, तीसरी बनने की तरफ बढ़ रहे हों, अन्य देशों के साथ आज हमारे रिश्ते कम से कम इस स्तर पर तो आए कि हमें किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ता है, बल्कि तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें ये सोचती है कि हमारा भरोसा किस पर है, हमें साथ में लाने के प्रयास करती है दुनिया की हर बड़ी ताकत, क्योंकि वो जानते हैं कि बड़ी ताकतों में अब भारत भी शुमार हो चुका है। ऐसे में ये यात्रा
यात्रा निश्चित ही बहुत कुछ लेकर आएगी। और कई चीज़ें तो हमने डिस्कस की है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो डिप्लोमेटिक लेवल पर या कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार जानती है। जो टीम जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, बायलैटरल टॉक्स होंगी, उसमें भी बहुत से मुद्दे होंगे जिसमें काफ़ी कुछ निकल कर आएगा। लेकिन ये चर्चा बहुत अच्छी थी, ये किसी आर्टिकल से कम नहीं थी। इसके लिए अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर अंशु आपका धन्यवाद, आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। भारत का सवाल में इतना ही। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।